हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। आज की इस क्लास में मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। आज की इस क्लास में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ही है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि हेनरी फ्योल का आप लोग नाम सुने होंगे, पता नहीं, लेकिन हेनरी फ्योल चचा ने 14 प्रिंसिपल्स दिया था मैनेजमेंट को। उन्हीं 14 प्रिंसिपल्स को हम लोग आज की इस वीडियो में समझने जा रहे हैं कि क्या था ये 14 प्रिंसिपल्स, जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है मैनेजमेंट करने के टाइम में। जब आप बिजनेस में हो तो 14 प्रिंसिपल्स का यूज करके आप बेटर वे में बिजनेस चला सकते हो। तो इसी प्रिंसिपल्स को आज हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं। तो बिना किसी तरीके में स्टार्ट करता हूँ आज का ये धमाकेदार सेशन। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि पहले बात कि हेनरी फ्योल कौन थे, तो उसके बाद ही हम लोग उनके 14 प्रिंसिपल्स को भी समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे हु वाज हेनरी फ्योल। कौन थे ये हेनरी फ्योल? तो देखो, फादर ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये कौन थे? फादर ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को इन्हें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है किसे? हेनरी फ्योल को। ठीक है। हेनरी फ्योल वाज ए फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट। हेनरी फ्योल कौन थे? फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन थे। ठीक है। ही जॉइंड ए फ्रेंच माइनिंग कंपनी इन 1860। उन्होंने एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी ज्वाइन किया था कब? 1860 एज ए इंजीनियर। उन्होंने एक इंजीनियर के वे में उन्होंने स्टार्ट किया था। मतलब हेनरी फ्योल क्या थे? इंजीनियर थे मान लो। ठीक है। एंड रोज टू द पोजीशन ऑफिस मैनेजिंग डायरेक्टर इन 1888। फिर उनको मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट कब मिला था? 1888 को मिला था। ठीक है। एट द टाइम हिज कंपनी वाज द स्टेज ऑफ बैंक इंसॉल्वेंसी। जब उन्होंने कंपनी ज्वाइन किया था तो कंपनी का हालत एकदम खराब था। मतलब खतरनाक नहीं, एकदम खराब था। कंपनी डूबने का पोजीशन में था, बैंक इंसॉल्वेंसी था, कंपनी को उतना पैसा नहीं था, लोन चुकाने के लिए पैसा नहीं था। तब हेनरी फ्योल ने उसी टाइम 14 प्रिंसिपल्स को लाया। उसी टाइम हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल को खोजा और अपने बिजनेस में उन्होंने लगाया, जिसके कारण जब वो 1918 मतलब 1980 को जब वो रिटायर होते हैं तो उनका कंपनी एक अच्छा स्टेज में था। मतलब बहुत बढ़िया कंडीशन में उन्होंने कंपनी को पहुंचा दिया और अपने उसी कार्यकाल में उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स को भी खोजा। उन्हीं 14 प्रिंसिपल्स को आज के वीडियो में समझने वाले हैं। देखो, व्हेन ही रिटायर्ड इन द 1980 द कंपनी वाज इन excellent condition. Henry Fayol recognized the need of the principle of management. He identified 40 principle of management. तो जब वो कंपनी का मैनेजमेंट कर रहे थे, जब कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने, तो उस टाइम में उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स को खोजा था। आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं 14 प्रिंसिपल्स का यूज करेंगे और समझेंगे कि 14 प्रिंसिपल्स क्या है और आप भी अपना बिजनेस में कभी ग्रो स्टार्ट करोगे तो 14 प्रिंसिपल्स का अप्लाई कर सकते हो बिजनेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए। तो भैया, सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखो, सबसे पहला हम लोग का पहला कौन सा प्रिंसिपल उन्होंने दिया था? ठीक है। तब देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल। ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल उन्होंने क्या दिया था? डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्योल का मानना था कि कोई भी काम अकेले करना पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो कि एक कंपनी है तो कंपनी में एक पर्सन अगर सब काम करेगा तो पॉसिबल नहीं है। काम को छोटे छोटे टुकड़े में क्या करना चाहिए? बांट देना चाहिए लोगों के बीच। अगर बहुत सारे लोग हैं कंपनी में मान लो, तो अगर काम सब में थोड़ा 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 बढ़ जाएगा, इससे क्या होगा? काम बहुत जल्दी होगा और काम बहुत फास्ट होगा और जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव से गोल से वो फटाक से क्या होगा? अचीव हो जाएगा। इसीलिए हेनरी फ्योल का ये मानना था कि काम को ना छोटे छोटे टुकड़े में मतलब डिवीजन में क्या करो? बांट दो। अगर काम को अगर डिवीजन में बांट रहे हो तो काम बहुत फास्ट होगा। तो पहला प्रिंसिपल ये था कि काम को छोटे छोटे टुकड़े में क्या कर दो? देखो, बांट दो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आप लोग समझो। इट रेफर्स टू द डिवाइडिंग द वर्क इनटू द डिफरेंट इंडिविजुअल। मतलब काम को डिफरेंट डिफरेंट लोगों में बांट देना। फेयर रिकमेंडेड दैट द वर्क ऑफ द ओल्ड काइंड मस्ट बी डिवाइडेड एंड एलोकेट एज पर कॉम्पिटेंस, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब एक पर्सन के नॉलेज एक्सपीरियंस के हिसाब से काम को क्या करना? बांट देना। ठीक है। अकॉर्डिंग टू फेयर, डिवीजन ऑफ वर्क intends to produce more and more better work for the same efforts, and specialization is the most efficiency way to use human effort. अगर मान लो कि इस काम को लोगों में उनके एक्सपीरियंस नॉलेज के हिसाब से बांट दिया जाए तो बार बार लोग अगर सेम काम करेंगे तो उसमें वो क्या हो जाएंगे? एक्सपर्ट हो जाएंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे, जिससे कि काम बहुत फास्ट भी होगा और आउटपुट बहुत ज्यादा जनरेट होगा। ठीक है।
For example, a bank has a several operations like collection, payment of cash, issue of checks and book, and etc. All those activities are divided and allocated to the different person in the bank. This method of doing work also improve their efficiency and make them expert in their field. अगर मान लो एक बैंक है तो बैंक में अगर मान लो बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है ना, ठीक है, कोई पैसा कलेक्ट करता है, कोई कैशियर होता है, तो कोई अकाउंट ओपनिंग करता है, तो कोई मैनेजिंग फील्ड में मतलब पूरा बैंक को मैनेज करता है, अलग अलग फील्ड में लोग होते हैं, ठीक है। तो अगर काम को उनके नॉलेज के हिसाब से अगर बांट दिया जाए तो उस फील्ड में वो एक्सपर्ट क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट फ्योल ने कौन सा प्रिंसिपल दिया था, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हो जाता है। देखो, अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट टू गिव द ऑर्डर्स, मतलब अथॉरिटी का मतलब क्या, जब आप किसी को ऑर्डर दो तो उसे हम लोग अथॉरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अथॉरिटी। मान लो कि एक पर्सन है, लेट्स सपोज कोई मान लो कि मिस्टर, ये मान लो मिस्टर, मान लो कि मोहित है, ठीक है, ये कौन है, मिस्टर मोहित है, लेट्स सपोज ये मिस्टर मोहित है, ठीक है। तो मिस्टर मोहित को ना बहुत ज्यादा अथॉरिटी है, मतलब मिस्टर मोहित के पास बहुत ज्यादा पावर्स है, बहुत ज्यादा सब कुछ का पावर उनके पास सबसे ज्यादा है, लेकिन वो उनके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं, तो काम होगा नहीं। पावर के साथ क्या होना चाहिए, देखो अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पर्सन में अगर आ जाए ना तो काम बहुत बढ़िया होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट टू गिव द ऑर्डर्स व्हाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व्स बीइंग द अकाउंटेबल फॉर द आउटकम। देखो अथॉरिटी का मतलब होता है कि ऑर्डर देना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि काम हुआ या नहीं हुआ, काम को देखना कि हाँ काम प्रॉपर टाइम में हो जाए, ठीक है। फ्योल emphasized that authority and responsibility should be balanced to ensure the effective management। मतलब फ्यूल का यही मानना था कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मैच हो जाना चाहिए। अगर मान लो एक पर्सन है जिसके पास तो अथॉरिटी बहुत है, मतलब उनका मतलब पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, कोई काम करने को उनको बोलता ही नहीं है, तो इस टाइम में क्या होगा, तो बिजनेस उतना ग्रोथ कर नहीं पाएगा। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखना, ए प्रोजेक्ट मैनेजर इज गिवन द अथॉरिटी टू लीड द टीम। मान लो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जिनको अथॉरिटी दिया गया टीम को लीड करो एंड मेक डिसीजन लो, ठीक है। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट सक्सेस। अब देखो एक प्रोजेक्ट मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया कि आप टीम को लीड करो, टीम में डिसीजन लो, जो भी डिसीजन लेना आप लो, लेकिन साथ ही साथ उनका एक प्रोजेक्ट मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट का सक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी देखना, प्रोजेक्ट कहाँ तक बढ़ा ये भी देखना, ठीक है। ensuring tasks and क्या completed on time within a budget within the budget। और एक प्रोजेक्ट मैनेजर का ये भी काम होता है कि उनको जो अथॉरिटी देगी टीम को लीड करो, ये करो वो करो, साथ ही साथ उनका एक वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि बजट के अंदर में हम काम को मुझे क्या करना है, कंप्लीट करना है, विद इन ए टाइम करना है, और प्रोजेक्ट का सक्सेस होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए, मतलब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों सेम होना चाहिए, ज्यादा कम बेसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ये तो भाई बहुत ज्यादा जरूरी है बिजनेस मैनेजमेंट करने का टाइम में, ये डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर लोगों में डिसिप्लिन नहीं होगा ना तो आज के डेट में ना भाई कुछ नहीं हो पाएगा। डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्यों मैं बोलो, अगर मान लो कि आप लोग का जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, तो अगर मान लो कि आप पढ़ाई कभी 10 बजे उठ के पढ़ाई करते हो, कभी आप 10 बजे उठ रहे हो, 9 बजे उठ रहे हो, जब स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, तो लेट से उठ के घूम रहे हो, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो टाइम पे, तो क्या होगा, रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। इसलिए डिसिप्लिन होना बिजनेस में बहुत जरूरी हो जाता है। देखो विदाउट डिसिप्लिन नथिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड, मतलब डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो कुछ भी अचीव होने वाला चीज नहीं है, कोई भी चीज अचीव नहीं होगा। इट इज द कोर वैल्यू ऑफ एनी प्रोजेक्ट और एनी मैनेजमेंट, ये एक कोर वैल्यू है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है भाई। Fuel believe that discipline is essential for the smooth functioning of an organization and should be enforced fairly। तो ये याद रखना कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो डिसिप्लिन नहीं तो टाइम पे काम होगा नहीं, ठीक है। अब मान लो कि कोई एक पर्सन है जो 10 बजे 11 बजे दुकान खोलता है जाके, तो उसमें डिसिप्लिन नहीं है, तो लोग 10 बजे सुबह उन लोग को प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन वो बंदा खोल रहा है 11 बजे सामान दुकान खोल रहा है, तो सामान कहाँ बिकेगा, तो डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉइज मस्ट बी डिसिप्लिन्ड टू वर्क efficiently to meet their promises of bonuses, increments and promotion। It is the smoothness, systematized and the functioning of an
ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग बेटर रिलेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका यूनिटी ऑफ कमांड क्या है आपका। फिर नेक्स्ट आपका कौन सा है, नेक्स्ट प्रिंसिपल आपका यूनिटी ऑफ कमांड। अगर मान लो स्कूल के एक पियोन है, मान लो स्कूल के एक पियोन है, ये स्कूल का पियोन है, लेट्स सपोज ये कौन है भाई, ये स्कूल का पियोन है। ठीक है भाई, इसका तो टोपी देखो ना यार, ये मान लो स्कूल का पियोन है। ठीक है, तो ये मान लो स्कूल का पियोन है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल ने बोला कि भाई ये जाके लेके आओ, फिर एक दूसरे सर ने बोला कि भाई ये लेके आओ, तो फिर एक दूसरे सर ने बोला तुम ये करो, दूसरे सर ने बोला ये करो। तो एक बंदा सब कुछ कर पाएगा क्या, सब कुछ कर पाएगा, कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो आपका यूनिटी ऑफ कमांड वाला प्रिंसिपल आपको ये समझाता है कि जो भी एक बंदा है ना, या एक बंदा ही सबको इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जो प्रिंसिपल स्कूल के वही सबको डायरेक्शन दे, भाई तुमको ये करना, तुमको ये करना, तुमको ये करना, ये करना। ठीक है, लेकिन अगर एक बंदा है और उसको सब कोई काम बोलेंगे कि करो तुम ये करो तुम वो करो, तो एक भी काम वो ढंग से कर नहीं पाएगा। मतलब यूनिटी ऑफ कमांड वाला प्रिंसिपल आपको ये समझाता है कि एक, जैसे कि लेट्स सपोज, देखो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे जैसे कि मान लो ये कौन है, ये मान लो देखो यहाँ पे देखना, राइट अप्रोच एंड रॉन्ग अप्रोच, ये समझना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक पर्सन ही सबको बता रहा है ना क्या करना है क्या करना है, एक पर्सन। लेकिन इसमें क्या है, दो पर्सन कभी ये बोल रहा है, कभी ये करो तुम, ये करो तुम, ये करो। तो मतलब हमको कुछ कोई भी काम करना है तो एक जगह से अगर बोला जाए कि हाँ तुमको ये करना है तो सही है, लेकिन बहुत सारा पर्सन अगर सेम आदमी बोलेगा तुम ये करो तुम वो करो तुम वो करो, तो वो काम किसी का भी कर नहीं पाएगा टाइम पे। तो इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड होना बहुत जरूरी है कि एक जगह से हमको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए कि भाई तुमको ये काम करना है। अगर डिफरेंट लोग अगर काम करने के लिए बोलेंगे तो किसी का भी काम टाइम पे पूरा नहीं हो जाएगा। मतलब हमको डायरेक्शन या इन्फॉर्मेशन एक लोग से मिलना चाहिए। जैसे कि मान लो स्कूल का पियोन है ना, तो सिर्फ प्रिंसिपल सर ही बोलेंगे कि भाई तुम ये करो तुम वो करो, लेकिन दूसरा सर भी बोलेंगे तो ये बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, और वह कोई भी काम ढंग से कर नहीं पाएगा टाइम पे। जैसे कि लिखा हुआ है क्या, ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। मतलब हर एम्प्लॉय को कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी ऑर्डर एक सुपीरियर से मिलना चाहिए, टू अवॉइड कंफ्यूजन, क्योंकि इससे कंफ्यूजन क्या होगा, दूर हो जाएगा, एंड कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा। दिस प्रिंसिपल एंश्योर द क्लियर कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। जैसे कि लेट्स एग्जांपल, इन ए रिटेल स्टोर सेल्स एसोसिएट्स report directly to the store manager rather than the receiving instruction from the multiple supervisors ensuring the clarity in their duties। मतलब एक स्टोर है, मान लो दुकान, तो दुकान में जो सेल्स एसोसिएट्स है जो सामान बेचते हैं, उनको सेल्स का इन्फॉर्मेशन किसको देना है, होता है स्टोर मैनेजर को, और उनको बहुत सारा डायरेक्शंस भी मिलता है, लेकिन उनको ऐसा फॉलो करना नहीं है। बस जो भी सेल्स का इन्फॉर्मेशन है किसको देना है, स्टोर मैनेजर को ही देना है। ठीक है, तो याद रखना यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है भाई कि हमको इन्फॉर्मेशन एक ही जगह से मिलना चाहिए। मल्टीपल जगह से अगर इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि तुमको ये करो तुम वो करो तुम, तो एक भी काम ढंग से होगा नहीं। इसलिए इन्फॉर्मेशन या ऑर्डर एक ही जगह से मिलना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। देखो नेक्स्ट हम लोग का प्रिंसिपल क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ाना, प्रॉफिट को अचीव करना। ठीक है, एकदम ऑर्गेनाइजेशन को टॉप में पहुंचाना। तो यूनिटी ऑफ कमांड हमको ये बताता है कि अगर आप एम्प्लॉय हो, अगर आप मैनेजर हो, अगर आप मान लो कि आप मालिक हो, तो सबका मोटो मतलब सबका ऑब्जेक्टिव एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, सबका मन भटकना नहीं चाहिए। ठीक है, सबका मतलब अगर प्रॉफिट बढ़ाना तो प्रॉफिट के डायरेक्शन में ही काम होना चाहिए, सबको सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो ही आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। लेकिन अगर आप लोग डायरेक्शंस अलग अलग है सबका, तो कभी भी अचीव होने वाला नहीं है गोल। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ क्या है आपका कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का गोल सबका सेम होना चाहिए, कि मेरा भी गोल सेम होना चाहिए, मेरा एम्प्लॉय का भी गोल सेम होना चाहिए। ठीक है, और मेरे ओनर का भी गोल, अगर मान लो कि मैं मैनेजर हूँ तो मैनेजर का गोल सेम होना चाहिए कि प्रॉफिट को बढ़ाना है, एम्प्लॉयज का गोल होना चाहिए प्रॉफिट को बढ़ाना है, मालिक का गोल होना चाहिए प्रॉफिट को बढ़ाना। अगर सब तीनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे ना, देख रहे हो ना, तीनों सब सेम डायरेक्शन में भाग रहा है ना, या मेरे को तीनों सब चारों क्या पर भाग रहे सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो हम लोग का बिजनेस का गोल अचीव होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मतलब ऑल एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव, सभी मतलब जितना भी एक्टिविटीज है उसका ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होने से काम नहीं चलेगा। अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑब्जेक्टिव सबका सेम क्या होना चाहिए कि प्रॉफिट को बढ़ाना है, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ कराना है।
ठीक है। तो ऑल एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी डायरेक्टेड बाय द वन मैनेजर यूजिंग द वन प्लान। दिस प्रिंसिपल एंश्योर्स द यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल के तौर पे इन ए मार्केटिंग कैंपेन्स द मार्केटिंग मैनेजर शुड डायरेक्ट ऑल द एफर्ट्स सच एज एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन एंड सोशल मीडिया एंड टू मेंटेन द कोहेसिव स्ट्रेटेजी। मतलब यहाँ पे अगर मान लो कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, मतलब कि एक मान लो कि मार्केटिंग कैंपेन है, तो एक मैनेजर का, मार्केटिंग मैनेजर का क्या काम होना चाहिए कि कैसे हमको एडवर्टाइजिंग करना है, कैसे पब्लिक के साथ रिलेशन बताना है, कैसे सोशल मीडिया में सबको बताना है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो ये होना चाहिए, सबको सेम डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये प्रिंसिपल भी बहुत मस्त प्रिंसिपल है। समझना ये प्रिंसिपल क्या बोलता है आपको। ये प्रिंसिपल आपको ये समझाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में सबको मिलके एक साथ ही काम करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव, मतलब एम्प्लॉय का माइंडसेट अलग है, ऑर्गेनाइजेशन का माइंडसेट अलग है। अगर मान लो कि एक एम्प्लॉय है जो ऑर्गेनाइजेशन में दिन रात मेहनत करता है, अगर एक मतलब एम्प्लॉय दिन रात मेहनत करेगा, इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा तो एम्प्लॉय का सैलरी भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि ऐसा होना चाहिए कि एम्प्लॉय का डायरेक्शन माइंडसेट अलग है, ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन का माइंडसेट अलग है। अगर दोनों का माइंडसेट मिलता नहीं है ना, तो कंपनी कभी भी काम करने वाला नहीं है। मतलब ये वाला जो देखो, ये सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि लोगों को एक कंपनी में मिल के सेम गोल पे काम करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट अलग हो और कंपनी का इंटरेस्ट अलग हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या समझा रहा है, दिस प्रिंसिपल इंडिकेट्स ए कंपनी शुड वर्क यूनाइटेडली टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ ए कंपनी रादर देन द पर्सनल इंटरेस्ट। मतलब एक कंपनी में लोगों को पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ के कंपनी का इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, और एक कंपनी को अपने एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि ये प्रिंसिपल आपको ये समझाता है कि एक कंपनी में सभी को यूनाइटेडली, मतलब सबको एक साथ आके कंपनी को गोल को अचीव करना चाहिए, ना कि अपना पर्सनल इंटरेस्ट को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया यही बात कि मैनेजर ऑफन टू मेक डिसीजन दैट आर बेटर फॉर द एवरीवन रादर देन द वंस दैट बेनिफिट इज अ सिंगल एम्प्लॉय। मतलब यहाँ पे मैनेजर को सबके लिए सोचना चाहिए, एक कंपनी के लिए सोचना चाहिए, कि कंपनी में रहने वाले जितने एम्प्लॉय के बारे में सोचना चाहिए, ना कि कोई सिंगल एम्प्लॉय के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे मतलब देखो, यहाँ पे बात ये है कि सबऑर्डिनेशन और इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे खुद का एक एम्प्लॉय को अपना खुद का पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ के कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए कि कंपनी को क्या चाहिए हमसे। अगर मान लो आज के डेट में कंपनी का सेल बढ़ता है और एज ए एम्प्लॉय में कंपनी में दिन रात मेहनत करके काम करता हो, अगर कंपनी का सेल बढ़ेगा तो कंपनी मुझे बोनस देगी, अगर बोनस देगी तो मुझे बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो एग्जाम्पल, एक कंपनी इन कैलिफोर्निया में शेड्यूल अर्ली मॉर्निंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेशन विद देयर क्लाइंट्स इन ए न्यूयॉर्क टू द बेटर एकोमोडेट देम। मतलब देखो, एक मान लो कि एक कंपनी जो कैलिफोर्निया की है, ठीक है, तो अगर मान लो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेशन अगर सुबह में हम लोग रखते हैं ना, तो बहुत हम लोग को बेनिफिट होगा, क्योंकि कैलिफोर्निया में जैसे कि हम लोग का टाइम शेड्यूल अलग अलग होता है ना, तो उन लोगों के टाइम के हिसाब से रखेंगे तो हम लोग को बेनिफिट ज्यादा मिलेगी, क्लाइंट मुझे रिस्पॉन्स बढ़िया करेगी, ठीक है। अभी मान लो कि हमें कोई एम्प्लॉय बोलेगा तो मैं तो सुबह उठता ही नहीं हूँ, तो ये तो बात गलत है ना, तो सिर्फ अपना पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है, कंपनी का तो इंटरेस्ट तो बाहर में गया। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। एक एम्प्लॉय को अपना इंटरेस्ट से पहले, एक मैनेजर को एक आदमी का इंटरेस्ट से पहले, एक एम्प्लॉय के इंटरेस्ट से पहले एक कंपनी का इंटरेस्ट को देखना चाहिए कि कंपनी में अल्टीमेट चाहिए तो क्या चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका रेम्यूनरेशन। अब भाई सिंपल सा बात है कि भाई कोई भी एम्प्लॉय है कंपनी में काम क्यों करता है, भाई पैसा के लिए। अगर एम्प्लॉय को अच्छा सैलरी, अच्छा वेजेस ना दिया जाए तो क्या एम्प्लॉय काम करेगा? सिंपल सी बात है, नहीं करेगा। तो ये प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि भाई एम्प्लॉय, एक कंपनी में जो भी एम्प्लॉय है उसके काम के हिसाब से उसको सैलरी बोनसेस मिलना चाहिए, बेटर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल आपको ये समझाता है, ठीक है। तो compensation of work done should be fair and satisfactory to the both employees and the organization. Fuel emphasize
द इम्पोर्टेंस ऑफ द इक्विटेबल रेम्यूनरेशन इन द मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। अगर आप लोग अच्छा सैलरी या वेजेस एम्प्लॉय को देते हो तो एम्प्लॉय इससे मोटिवेट होकर और ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे तो कंपनी का ही भला है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉम्पिटिटिव सैलरी स्ट्रक्चर अलोंग विद द परफॉर्मेंस ऑफ द बोनसेस एंड बेनिफिट हेल्प्स अट्रैक्ट एंड रिटेन द टैलेंटेड एम्प्लॉयज, एनहांसिंग द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अगर अच्छा सैलरी मिलेगा तो टैलेंटेड पर्सन कंपनी में रहेगा तो कंपनी को ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। फिर नेक्स्ट आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या है ये सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट ए टॉप लेवल। सेंट्रलाइजेशन मतलब जैसे कि जो भी ऑर्डर्स होता है वो टॉप लेवल करेगा तो कौन देगा? कोई भी ऑर्डर्स होगा कौन देने वाला है? टॉप लेवल, जो टॉप अथॉरिटी होंगे ना कंपनी का वो ऑर्डर्स पास करने वाले हैं। सेंट्रलाइज देखो, एक कंपनी में दो चीज होते हैं, एक सेंट्रलाइजेशन होता है, एक डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब जो टॉप ऑफ द अथॉरिटी होंगे ना वही सबको कमांड देगी कि भाई तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि एक टॉप को छोड़ के भी तो बहुत सारा आपका डिवीजन होता है ना एक कंपनी में, तो बहुत सारा डिवीजन में बहुत सारे डिपार्टमेंट भी होते हैं, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट को अथॉरिटी देना कि भाई कि ये डिपार्टमेंट का डिसीजन आप ले सकते हो, तो ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। और सेंट्रलाइजेशन का मतलब टॉप ऑफ द अथॉरिटी जो डिसीजंस या ऑर्डर्स पास करता है उसके हम बोलते हैं क्या? सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो डिपार्टमेंट को उनके नॉलेज के हिसाब से या उनके काम के हिसाब से उनको कुछ पावर एंड अथॉरिटी दे देना, वो होता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ द authority at a top level, and the decentralization means distribution at all level of management. Decentralization means distribution at all level, मतलब कुछ कुछ authorities हर लेवल में दे देना चाहिए। According to this principle, there should be proper balance between the centralization and decentralization। मतलब फ्योल चाचा ने ये समझाया था कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन जो दो आपका मेन प्रिंसिपल हो गया, ये दोनों को साथ में बैलेंस होके ही एक कंपनी में रहना पड़ता है। अगर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस नहीं होगा तो काम चलने वाला नहीं है। मतलब द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स सच एज एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉय, ability of subordinates and size of the organization, etc. Too much centralization lead to the loss of control of job management. Therefore, the optimum balance should be maintained according to the need of the organization। मतलब देखो, अगर ये जो डिसेंट्रलाइजेशन या सेंट्रलाइजेशन वाला प्रिंसिपल है ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरीका से चलने वाला है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन दोनों जरूरी है, क्योंकि अगर सेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन में टॉप ऑफ द अथॉरिटी कुछ ऑर्डर्स या कुछ कमांड अपने नीचे वाले डिपार्टमेंट्स को दे देंगे उनके नॉलेज, एक्सपीरियंस, एबिलिटी के हिसाब से। अब वह डिपार्टमेंट फिर कुछ अपने हिसाब से डिसीजन ले पाएंगे, जैसे कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो अच्छा बेनिफिट होगा। लेकिन अगर टोटल पावर अगर सेंट्रलाइज के पास है तो ये कभी का लॉस भी दे सकता है, क्योंकि ऊपर वाले तो बस डिसीजन लेते हैं, उनको पता नहीं कि नीचे में क्या चल रहा है, नीचे वाले ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, या नीचे वाला डिपार्टमेंट अच्छा सा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो कुछ रॉन्ग डिसीजन ऊपर वाला का लेके नीचे वाला मतलब कंपनी को लॉस भी दे सकता है। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखो सेंट्रलाइजेशन में कुछ भी कमांड आ रहा है सब एक जगह से आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ, ये एक डिपार्टमेंट हो गया, इसमें 3 हो गया, फिर ये डिपार्टमेंट इसमें भी 3 इन्फॉर्मेशन, फिर ये, तो ऐसे कर करके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हम लोग को कुछ कुछ पावर्स देते हैं जिससे काम बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर छोटा मोटा स्टार्टअप है, मतलब एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्टअप है, तो उसमें देखो एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्टअप उसमें डिसेंट्रलाइजेशन करने का कोई मतलब नहीं, उसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन। मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि in a small startup centralized decision making by the founder can ensure the quick and consistent strategic directions, wherein the large organization decentralization might be more effective। मतलब अगर स्मॉल है तो भाई सिर्फ सेंट्रलाइजेशन में करो, क्या में करो, सेंट्रलाइज। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्केलर चेन। क्या भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केलर चेन। स्केलर चेन में क्या होता है कि देखो अगर मान लो कि ये जो आई वाला है, मान लो कि आई वाला को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पे देखो, पहले मैं बता देता हूँ फिर मैं इसे समझाता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग समझो यहाँ में क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर इज ए स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सुपीरियर टू द लोएस्ट सबऑर्डिनेट्स। मतलब कि अगर मान लो कि ऐसा हो गया कि ये जो टॉप में जो बैठा हुआ है पर्सन है,
अगर इसको ई नंबर के पास कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, किसको, ये जो टॉप में बैठा हुआ है, ठीक है, ये टॉप में जो ए बैठा हुआ उसको ई के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, तो ए किसको बोलेगा, बी को, बी बोलेगा सी को, सी बोलेगा डी को, डी बोलेगा ई को, इसके बाद इंफॉर्मेशन पहुंचा। अगर ई को कुछ इंफॉर्मेशन देना है किसको, बी को, तो बी बोलेगा डी को, डी बोलेगा सी को, सी बोलेगा बी को। तो इस तरीके से क्या होता है, स्केलर चेन होता है, मतलब एक लाइन बन जाता है कि ऊपर से इंफॉर्मेशन नीचे, नीचे से इंफॉर्मेशन ऊपर, तो इसे बोलते हैं स्केलर चेन। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्केलर चेन, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन का होना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे फिर से देखो एक बार आप लोग कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर इज अ स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सुपेरियर टू द लोएस्ट सबऑर्डिनेट। ऊपर में जो था सुपेरियर, फिर से लोएस्ट सबऑर्डिनेट ई था। हेनरी फ्यूएल परमिटेड ए शॉर्टकट ऑफ चेन केस ऑफ द अर्जेंसी नोन एज द गैंग प्लान। देखो अगर मान लो ऐसा हो गया कि देखो पहला तो प्रिंसिपल इन्होंने ये दिया कि अगर मान लो सुपेरियर को अपने सबऑर्डिनेट्स के बाद इंफॉर्मेशन पहुंचाना है तो एक स्केलर चेन फॉलो करना होगा, मतलब ये इनको बोलेंगे, ये इनको, फिर लास्ट में इनके पास आएगा। लेकिन कभी कल ऐसा हो गया कि ई पर्सन को डायरेक्ट किससे बात करना है, बी को इन्फॉर्मेशन देना है, और तो इस टाइम में क्या होगा, ई को डी को बोलना होगा, डी को सी को, सी को बी को, तो बहुत ज्यादा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा ना। तो उस टाइम में ये प्रिंसिपल आपको ये भी बताता है कि डायरेक्ट आप ई है ना, तो डायरेक्ट बी को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। उनको बोलते हैं हम लोग गैंग प्लान। क्या बोले हम लोग, गैंग प्लान, ठीक है। पहले तो कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाना है तो सामने वाले पर्सन को ये सामने वाला, लेकिन अगर डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन ए के पास पहुंचाना है या डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन बी के पास पहुंचाना है, टाइम नहीं है उस टाइम में, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो उस टाइम में एक कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा कर सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग गैंग प्लान, ठीक है, याद रखना आप लोग। तो यहाँ पे ये बात लिखा हुआ था, क्या कहा आपको, शॉर्टकट, हेनरी फ्यूएल परमिटेड ए शॉर्टकट ऑफ चेन इन केस ऑफ द अर्जेंसी नोन एज गैंग प्लान। गैंग प्लान अलाउज द डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एम्प्लॉइज ऑफ द सेम लेवल। डायरेक्ट इसमें कम्युनिकेट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल ई वांट्स टू कम्युनिकेट विथ आई। अगर मान लो ई को कुछ बताना है, किसको, आई से बात करना। अगर ई को कम्युनिकेट करना आई से, मतलब ई को कुछ भी बात बोलना है, किसको, आई से, तो क्या करना होगा, फॉर सम इंपॉर्टेंट वर्ड द मैसेज शुड बी ऑर्डरली मूव फ्रॉम द ई। देखो किसको बताना है, ई को, किसको, देखो यहाँ पर समझना आप लोग। मान लो कि ये भैया ई है, ई को कुछ किसको बताना था, इंफॉर्मेशन देना था आई को, या कुछ कम्युनिकेशन करना, कुछ बात करना था, तो ई को सबसे पहले किसको बोलना होगा, डी को, डी को किसको बोलना होगा, सी को, सी को किसको बोलना होगा, बी को, बी को ए को, फिर ए को ए बोलेगा एफ को, एफ बोलेगा जी को, जी बोलेगा एच को, एच बोलेगा आई को। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर चेन। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कमांड हुआ या नहीं हुआ, ऐसे करके, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर चेन। लेकिन सम टाइम ई को अगर डायरेक्ट आई से बात करना है तो ये एक फंक्शन का यूज करते हैं, इसका नाम है गैंग प्लान। डायरेक्ट इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये प्रिंसिपल में ये भी अलाउड कर दिया गया है, डायरेक्ट शॉर्टकट होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने जो समझाया, फॉर एग्जाम्पल ही वांट्स कम्युनिकेट विद द आई some important word, the message should be orderly move from the E to D, then C to B A, and then down from the A to F, F to G, G to H, and finally to I। बहुत लंबा प्रोसेस है। This is take lots of time to avoid the delay in work। अब इतना बड़ा प्रोसेस होगा तो काम बहुत डिले होगा, इसको वो बोलेगा, भाई बहुत डिले होगा टाइम। तो उस टाइम में फ्यूएल सजेस्टेड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ गैंग प्लान। तब फ्यूएल चाचा ने उस टाइम में एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम क्या रखा गया, गैंग प्लान। गैंग प्लान में क्या होगी, डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, ई वाला डायरेक्ट आई से बात कर सकता है। तो इन दिस कॉन्सेप्ट ई कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विद आई ऑन अर्जेंट मैटर, thus the gang plan allows to two employees of the same level of communicate directly with each other but must enforce to its superior। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है आपका, राइट टू ऑर्डर। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में ना, एक कंपनी में हर सामान ना सही जगह में होना बहुत जरूरी है। अगर मान लो कि ऑफिस है, अब ऑफिस में फाइल इधर है तो ये इधर फैला हुआ है, वो उधर फैला हुआ है, तो टाइम पे क्या कोई डॉक्यूमेंट हमको चाहिए तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो फ्यूएल चाचा ने क्या बोला कि भाई हर चीज एक ऑर्डर में रखा हुआ होना चाहिए, फाइल वाला फाइल की जगह में, स्टेशनरी की जगह में, कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जगह में। इससे क्या होगा ना, एक प्रॉपर ऑर्डर होगा तो टाइम बहुत बचता है, टाइम बहुत बचेगा तो काम फास्ट होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट तो बनता है भाई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट थिंग एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। क्या लिखा हुआ है, राइट ऑर्डर में क्या था, राइट थिंग क्या होना चाहिए, राइट प्लेस पे और राइट
टाइम में, मतलब एन इफेक्टिव मैनेजर ऑफन अटेम्प्ट्स टू मेंटेन द ऑर्डर विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्डर ऑल्सो रिलेट्स टू सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर ईच टास्क। हर काम के लिए एक अच्छा बंदा ढूंढना बहुत जरूरी है। अगर अच्छा बंदा नहीं होगा तो काम मंदा होगा, ठीक है। फ्यूल बिलीव डेट ऑर्गेनाइजर्स एंश्योर द एफिशिएंसी एंड द स्मूथ ऑपरेशन as it minimizes the confusion and allows easy access to the resource information. By maintaining the order, tasks can be executed more efficiently and employees can perform their duties without unnecessary delay or disruption. मतलब अगर कोई भी काम के लिए सही बंदा होगा, अगर कोई भी काम के लिए हमको सही टाइम पे काम मिल जाएगा तो काम अच्छा से होगा, ठीक है, जिससे काम रुकेगा भी नहीं, ठीक है, काम बहुत फास्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ए वेल ऑर्गेनाइज ऑफिस लेआउट वेयर द डॉक्यूमेंट्स इक्विपमेंट्स एंड पर्सनल एंड सिस्टमेटिकली अरेंज रिड्यूस द टाइम वेस्टेज एंड इम्प्रूव वर्क फ्लो। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ प्रॉपर जगह में अरेंज होता है, ठीक है, जहाँ पे किसी भी चीज को ढूंढना उतना पड़ता नहीं है और काम बहुत फास्ट होता है भैया। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा इक्विटी क्या है? नेक्स्ट आपका इक्विटी मतलब इक्वल। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्वल, ठीक है। यहाँ पे इक्विटी का मतलब क्या समझाया गया हम लोग ये समझते हैं। ए मैनेजर इन द प्रोडक्टिव वर्क प्लेस ऑफन ट्रीट्स ऑल एम्प्लॉय इक्वली। मतलब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में ना एक मैनेजर को हर एम्प्लॉय को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं, किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए कि कोई किसी से मान लो कि किसी को ही सिर्फ काम देते जा रहा है, उसके पूरा माथा में बर्डन दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में ना भाई सबको इक्वली देखना चाहिए, सब एम्प्लॉय को इक्वली देखना चाहिए। अगर इक्वली देखेगा तो क्या होगा, काम अच्छा होगा। मतलब एम्प्लॉय और मालिक के बीच कभी भी या मैनेजर के बीच कभी भी आपका मतभेद नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, सब अच्छा से काम करेंगे। इसलिए एक मैनेजर काम होता है कि हर एम्प्लॉय को इक्वली देखना, ठीक है। फिर दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट द नो एम्प्लॉय रिसीव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट और एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एम्प्लॉय अच्छा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको अलग ट्रीट किया जाए, उससे गाली दिया जाए, ऐसा कुछ बोला जाए। ऐसा होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो बहुत सारे मैनेजर का रिलेशन आपको सबको पता ही है, हम लोग बहुत सारे मूवी में देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो बहुत सारे मैनेजर हम लोग देखते हैं कि मूवी में गाली वाली भी दे देता है, तो ऐसा भी होना नहीं चाहिए, ठीक है। यूजिंग द काइंडनेस, मतलब काइंडनेस, हर एम्प्लॉय का रिस्पेक्ट करना चाहिए, अच्छा से बात करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, मोटिवेट टाइम पे भी करना चाहिए, जिससे कि क्या हो, दोनों में रिलेशन क्या हो, अच्छा बने। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर डूइंग सिमिलर जॉब इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन शुड बी पेड सेम वेजेस इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्स, कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 2-3 वर्कर साथ में तो सबको सेम सैलरी वेजेस देना चाहिए। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए कि उसका कास्ट ही है तो उसको कम पैसा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अब इस देखो, अभी मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन लेट सपोज, ठीक है, उसमें कोई एम्प्लॉय है, कभी उस एम्प्लॉय को इधर भेज दिया कि चाहे तुम वो डिपार्टमेंट संभालो, कभी वहां से निकाल के उसको उस डिपार्टमेंट में डाल दिया, कभी उसको निकाल के उस डिपार्टमेंट में डाल दिया, कभी उसको कहीं और भेज दिया, कभी उसको कहीं और भेज दिया, तो क्या वो पर्सन गुस्सा नहीं करेगा? क्या पर्सन का माथा खराब नहीं होगा? क्या वो अच्छा सा काम करेगा? कि भाई काम कैसे करेगा, उसका तो माइंडसेट ही मतलब एक जगह नहीं, स्थिर नहीं है, वो तो जहां था उसको भेजने से क्या होता है, उसका माइंडसेट एकदम खराब हो जाएगा। उस टाइम में काम ऑर्गेनाइजेशन का बढ़िया नहीं होगा, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है ना। स्टेबल होना बहुत जरूरी है, किसी भी काम को अच्छा से करने के लिए स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक पर्सन को कभी एक काम दे दिया जाए, कभी वो काम दे दिया जाए, कभी वो काम दे दिया जाए, तो क्या होगा, एक पर्सन अलग अलग काम में इन्वॉल्व होगा तो वो अच्छा से कोई भी काम सीख नहीं पाएगा। तो एक मैनेजर काम है कि हर पर्सन को स्टेबल करना, हर एक एम्प्लॉय को क्या करना, स्टेबिलिटी से एक काम पहले देना, उसको बड़े से सिखाना, उसमें एक्सपर्ट बनाकर फिर उसको दूसरा काम करना। ऐसा नहीं कि तुम ये करो फिर तुम वो करो, ऐसे होने से बहुत दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे ये बताया कि स्टेबिलिटी मतलब टेन्यूर को लेके, क्या लेके, जॉब टेन्यूर को लेके। अब ऐसा नहीं देखना, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पे एम्प्लॉय डू द बेस्ट व्हेन द फील देयर जॉब सिक्योर। अगर एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय अपना काम कब अच्छा करेगा, जब वो अपना जॉब के लिए सेटिस्फाई रहेगा कि हाँ मेरा जॉब के लिए तो हमको बहुत मस्त है, मेरा जॉब बहुत अच्छा मिल गया, तो वो ज्यादा सेटिस्फाई होगा, तो वो अच्छा से काम करेगा, बहुत खुश भी होगा, ठीक है। लेकिन बार बार उसको ट्रांसफर दिया जा रहा है, कभी इस कंपनी में 6 महीना तो कभी उस कंपनी में 6 महीना तो कभी उस कंपनी में 6, तो उसका माइंड स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा ना। तो यहाँ पे ये बोला गया कि एम्प्लॉय डू बेस्ट व्हेन दे फील देयर जॉब इज सिक्योर। सक्सेसफुल मैनेजर्स गिव द एम्प्लॉय इनफ टाइम टू एडजस्ट टू न्यू पोजीशन एंड लर्न हाउ टू बिकम एफिशिएंट व्हाइल कंप्लीटिंग देयर
टास्क। मतलब एक अच्छा मैनेजर का यही काम होता है कि अपना एम्प्लॉय को एक इनफ टाइम दे और वो उस काम या उस पोजीशन में वो पहले अपने आप को क्या कर ले, मान ले कि हाँ अब मैं सिक्योर हूँ। तो इससे क्या होगा, अगर वो मान ले कि हाँ तो बढ़िया है, मेरा जॉब बढ़िया है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया, लेकिन टाइम ही नहीं देने से दिक्कत है। टाइम देने से क्या होगा, वो खुद को बढ़िया से एडजस्ट करेगा और बेटर वे में काम करेगा। ठीक है। इन एडिशन, removing employee or moving them to the new position in frequent occurrence is ineffective workplace। अगर मान लो कि एक एम्प्लॉय है जिसको बार बार एक प्लेस टू दूसरा प्लेस, दूसरा प्लेस टू दूसरा प्लेस ट्रांसफर किया जा रहा है, तो वो उससे काम अच्छा से होगा नहीं। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफन लीड्स टू द इंक्रीज द परफॉर्मेंसबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर एक एम्प्लॉय एक जगह ही देखिए काम कर रहा है, उसको पूरा टाइम दिया जा रहा है अपनी जॉब के लिए, तो वो बेटर वे में रिजल्ट देगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल न्यू, देखो एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल न्यू एम्प्लॉइज मस्ट गिव द एम्पल टाइम टू एडॉप्ट द न्यू कल्चर एंड इन्वायरमेंट ऑफ द वर्क प्लेस। एक न्यू एम्प्लॉय को हमेशा टाइम अच्छा से दो कि वो अपना पोजीशन को समझे, वो उसको क्या करना है वो समझे, जिससे कि वो ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके आपको देने वाला है। फिर इनिशिएटिव, क्या नेक्स्ट भाई, इनिशिएटिव। देखो बहुत सारा ऐसा मैनेजर्स होता है या बहुत सारा ऐसा कंपनी में एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा इनकरेज किया जाता है कि एक बहुत सारा, देखो हर वीकली क्या होता है कि एम्प्लॉय का मीटिंग बैठाया जाएगा, वहाँ पे एम्प्लॉय को बोलेगा भाई तुम बताओ, थोड़ा थोड़ा अपना आइडिया बताओ। तो एम्प्लॉयज कुछ आइडिया देगा, जिससे कि आइडिया अगर कंपनी के हित में हो तो इससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ सके। उस टाइम में उस एम्प्लॉय को कंपनी बोनस भी देती है या और भी बहुत सारा गिफ्ट वगैरह देती है, जिससे कि क्या होगा, एम्प्लॉय को इनिशिएटिव मिलता है कि हाँ आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उससे कंपनी का फायदा है। और साथ ही साथ एक मैनेजर हमेशा अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट मतलब रखेगा, तो क्या होगा, उससे प्रॉफिट और डेवलप होता है, मतलब प्रॉफिट और ज्यादा बनता है कंपनी में। ठीक है। तो समय समय पे एम्प्लॉय को क्या मोटिवेट करना चाहिए और इनिशिएटिव, उनके आइडियाज को सुनना चाहिए। अगर आइडियाज को सुनेगा जो कंपनी के प्रॉफिट हित में प्रॉफिटेबल होगा, तो उसको उसके लिए बोनसेस वगैरह भी देना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉय खुश होगा तो अच्छे से काम करेगा। ठीक। और भी नेक्स्ट बढ़िया बढ़िया आइडियाज लेके आएगा। तो मैनेजर शुड एनकरेज एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव इन द सॉल्विंग प्रॉब्लम। ठीक है। फेवल believe that allowing employees to contribute idea boost their engagement and innovations. Example, creating an open door policy where the employees can suggest improvements on new project empowers them to take ownership and drive the organization forward. तो मतलब एक कैंपेन चलाना चाहिए कि हर वीक एम्प्लॉयज का मीटिंग होना चाहिए, कि एम्प्लॉयज को पूछना चाहिए कि भाई हम लोग क्या ऐसा करें कि हम लोग का प्रॉफिट बढ़े, और जब उसका आइडिया अच्छा हो तो उसको इनिशिएटिव भी दो। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका स्पिरिट डी कॉर्प्स। ये क्या है आपका स्पिरिट डी कॉर्प्स, ये भी बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, ये आप लोग समझ में। देखो स्पिरिट डी कॉर्प्स इज अ फीलिंग ऑफ प्राइड और लॉयल्टी अमॉन्ग एन ऑर्गेनाइजेशन by fostering an effective team environment. Managers can inspire employees to work harder and produce the better result. To develop a spirit de corps, manager can encouraging friendly relationship among the employees, find ways to generate enthusiasm and reward employees for the strong performance. Example के तौर पे organizing team building activities and promoting the collaborating cultural strengthens relationship among the employees, leading to the better teamwork and मॉडल। मतलब देखो ये स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब कि एक मैनेजर्स को यही काम होता है कि आप टीम बनाओ। क्या बनाओ, अगर अकेले में काम करूंगा ना तो काम सक्सेस नहीं होगा। अगर ग्रुप ऑफ पर्सन जो एम्प्लॉइज अगर साथ में आके अगर सब हम लोग सेम काम करते हैं, टीम बन के काम करते हैं, तो हम लोग को ज्यादा बेनिफिट होगा। और टीम बन के काम करने पे लोगों का नॉलेज एक्सपीरियंस एक दूसरे से मिलता है तो ज्यादा बढ़ता है। तो स्पिरिट डी कॉर्प्स आपको ये समझाता है कि टीम बन के काम करो। क्या करो, टीम बन के काम करो, एक अच्छा वर्किंग कंडीशन डेवलप करो, जिससे कि लोग इसमें काम करने में कंफर्टेबल हो और कंपनी को क्या होगा, ज्यादा बेनिफिट होगा और बेटर रिजल्ट निकलेगा। ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे स्पिरिट डी कॉर्प्स। मतलब स्पिरिट डी कॉर्प्स में यही बोला गया कि टीम बनाओ। क्या बनाओ, टीम बन के काम करो। यहाँ लिखा ना, ऑर्गेनाइजिंग टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज एंड प्रोमोटिंग कोलैबोरेटिंग कल्चर स्ट्रेंथेंस रिलेशन अमंग द एम्प्लॉइज, लीडिंग बेटर द टीम वर्क एंड मॉडल। मतलब टीम बन के काम करो, टीम बन के काम करने में ज्यादा बेनिफिट है। अगर एक अकेला पर्सन होगा तो क्या कुछ कर पाएगा, लेकिन अगर टीम साथ कर रहा है ना भाई, तो बहुत कुछ वो अचीव कर सकता है, टीम बहुत कुछ अचीव कर सकता है। ये था आपका स्पिरिट डी कॉर्प्स, ये आपका लास्ट प्रिंसिपल था। ठीक है। आई ये खत्म हो गया। ठीक है, ये हम लोग का लास्ट प्रिंसिपल था। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आप लोग का डाउट सोल्व पाऊँ। अगर ये आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज मुझे एक काम कीजिए, मैं आप मुझे क्या कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए।
कि मुझे ये नोट्स चाहिए, हाई लिखिए, मैं जिससे आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर पाऊँ। बहुत अच्छा से बनाया हुआ है नोट्स है, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, 87219364 में व्हाट्सअप करके ये नोट्स आप ले सकते हो मुझसे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।